Welcome back to Solve by Swati. So in the previous lecture of plant physiology, we are talking about the photosynthesis. हम photosynthesis के बारे में बात कर रहे थे और हमने photosynthesis के कुछ बेसिक चीज़ों को देखा था। उसमें क्लोरोफिल को हमने समझा था। तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है लीव्स, यहाँ पर ये ग्रीन पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के अंदर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो यहाँ पर आज हम इस लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है जिसमें हम C3 प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, C4 प्लांट को डिस्कस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के कुछ बेसिक रिएक्शंस जैसे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ स्वाति और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आप फिर एडवांस चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर चीज़ें इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी का जो हमारा लेक्चर 1 था वो आपने डेफिनेटली देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो आप सोल्व बाय स्वाति पर इसी चैनल पर जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको चीज़ें इंटरकनेक्ट होगी, क्योंकि सारे जो लेक्चर सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं वो सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। बायोलॉजी में हर चीज़, चाहे आप सिस्टम कोई सा भी पढ़े, एनिमल सिस्टम, प्लांट सिस्टम, हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो आप चीज़ों को तभी लिंक कर पाएंगे, माइंड में आपकी वो चीज़ तभी बैठेगी जब आप प्रीवियस चीज़ को अच्छे से क्लियर हो पाएगा, तभी आपको वो चीज़ समझ आएगी। तो आप सोल्व बाय स्वाति पर और भी डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज, डिफरेंट लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं, आप भी उन्हें देखिए और आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस के आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में 2 फेज़ में ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट रिएक्शन होता है यहाँ पर जिसे कहा जाता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सन से आने वाली लाइट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरा होता है यहाँ पर डार्क रिएक्शन। डार्क यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग टर्म यूज़ किया गया है। डार्क का मतलब एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये अंधेरे में हो रही है। डार्क का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पर डायरेक्ट लाइट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर लाइट यूज़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर लाइट का अपोजिट यहाँ पर डार्क यूज़ किया गया है। डार्क का मतलब यहाँ पर अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। साइंस में टर्मिनोलॉजी का क्लियरिटी ही कॉन्सेप्ट क्लियर बनाती है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन में यहाँ पर जो भी सन से आने वाली लाइट है, उस सन से लाइट आने वाली लाइट को क्लोरोफिल यहाँ पर कैप्चर करते हैं और क्लोरोफिल के कैप्चर होने के बाद यहाँ पर जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, उस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर यहाँ पर रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चलता है और यहाँ पर जो भी है एटीपी को सिंथेसिस किया जाता है और यहाँ पर NADH को सिंथेसिस किया जाता है। जब ये 2 चीज़ें बन जाती हैं तो लाइट रिएक्शन के इन दोनों प्रोडक्ट को यहाँ पर फिर डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। इन प्रोडक्ट को डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है और डार्क रिएक्शन में एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है यहाँ पर CO2 होती हैं, उस CO2 को यहाँ पर फिर क्या CO2 को कैप्चर किया जाता है। उस CO2 को लेकर यहाँ पर प्लांट के अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं और इस CO2 से यहाँ पर क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं और इसी प्रोसेस को यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। तो इन ब्रीफ आपको ये चीज़ें पहले यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, यहाँ पर 2 फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन चलती हैं। तो हम लाइट रिएक्शन को भी इन डिटेल पढ़ेंगे और डार्क रिएक्शन को भी हम समझेंगे। तो होप यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के इन डिटेल में जाने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर पहले बेसिक समझ लेना चाहिए। तो वापस मैं आपको फिर ले आती हूँ क्लोरोप्लास्ट पर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने बात करी कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं। इतना बात हमारा प्रीवियस लेक्चर से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी से आगे बढ़ते हैं। जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है और जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन से यहीं पर लाइट रिएक्शन होती है। जो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट केमिकल फेज रिएक्शंस होता है लाइट रिएक्शन, वो यहीं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर होती हैं। ये जो थाइलाकोइड आपको दिख रही हैं, इसी की मेम्ब्रेन पर यहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक एक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं और यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन में यहाँ पर सन से आने वाली लाइट को डायरेक्टली क्लोरोफिल के थ्रू यहाँ पर इस लाइट को यूज़ किया जाता है और यहाँ पर लाइट रिएक्शन की जाती है।
अब लाइट रिएक्शन में यहाँ पर जो है एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है और NADPH को बनाया जाता है। ये दोनों यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर बनते हैं। स्ट्रोमा जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड फील्ड जो भी स्पेस होती हैं वो स्ट्रोमा होती हैं और यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर डार्क रिएक्शन में जाते हैं। डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट फेज है वहाँ पर जाते हैं, जो कि स्ट्रोमा में ही होता है, और CO2 को कैप्चर करके यहाँ पर केल्विन साइकिल चलाया जाता है, जिसे कि डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इस केल्विन साइकिल के थ्रू यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाकर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट से बाहर भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पूरा केमिकल रिएक्शन चल रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जा रहे हैं। कैसे लाइट को यूज़ करके ये सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर फूड को सिंथेसाइज करता है। तो ये बहुत ही एक मिस्ट्री है, मतलब कि कितना ज़्यादा केमिकली यहाँ पर चीज़ें चल रही होगी, जिससे कि इतना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है और पूरी लाइफ को अर्थ पर चलाने के लिए ये फूड सिंथेसाइज किया जा रहा है। अब जो फोटोसिंथेसिस का हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन है जिसकी हमने बात करी, लाइट रिएक्शन, तो हम यहाँ पर थोड़ा लाइट रिएक्शन के बारे में चीज़ें समझेंगे। लाइट रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंपोनेंट्स इनमें काम करते हैं। तो लाइट रिएक्शन एक कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की रिएक्शन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर जाएंगे और यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो यही यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, कैसे किस मॉलिक्यूल के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे कि हमने पिगमेंट्स की बात करी, हमारे क्लोरोफिल हो गए, कैरोटिनॉइड्स हो गए, फाइकोबिलिन्स हो गए, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस एनर्जी ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होते हैं। जो एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही है, जो कि लाइट एनर्जी जो कि कैप्चर की जा रही है, ये जो यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये यहाँ पर सब पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं। अब सन से आने वाली लाइट, जो हमारी सन से आने वाली जो लाइट है, राइट, सन से जो लाइट आ रही है वो लाइट काफ़ी हाई इंटेंसिटी की होती हैं, हाईली एनर्जेटिक लाइट होती है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर डायरेक्ट हमारे प्लांट के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे पड़े तो वो उन्हें डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन जो भी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर कि जो भी लाइट आ रही है उसकी क्या किया जाए, उसे एनर्जी ट्रांसफ़र के फॉर्म में आगे भेजा जाए, ताकि एनर्जी थोड़ी यहाँ पर हीट के फॉर्म में डेसिपेटेड हो जाए, लूज़ हो जाए, और एनर्जी क्या हो जाए, थोड़ी लो इंटेंसिटी की हो जाए और प्लांट को डैमेज ना करें। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये अरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर इस लाइट एनर्जी को एक दूसरे से के पास भेजते हैं, और भेजते भेजते जब ये स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास जाती हैं, जो कि रिएक्शन सेंटर होता है, और मेन यहाँ पर क्या होता है, इसी रिएक्शन सेंटर पर ये मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं, और एक्साइटेशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज करते हैं और आगे प्रेजेंट कोई मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। तो यहाँ पर एक बार लाइट जब ये रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचती है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन शुरू हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ पे चलता है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यहाँ पर एटीपी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है, इस एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, और इन्हीं पिगमेंट सिस्टम को यहाँ पर जो कि प्रोटीन प्लस पिगमेंट के मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, जैसे कि फोटो सिस्टम भी कहा जाता है। अब प्लांट के पास दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। अब दो तरह के फोटो सिस्टम, जिसे कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 कहा जाता है। अब ये डिस्कवरी के बेसिस पे इन्हें 1 और 2 नाम दिया गया है, और ये जो फोटो सिस्टम है जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पर पिगमेंट प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ये से मिलकर ये बने हुए होते हैं, और मेनली इसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र की, ये यहाँ पर एंटीना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स ऐसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे अरेंज्ड है जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और उस एनर्जी को यहाँ पर रिएक्शन सेंटर के पास पहुँचा रहे हैं। और जब रिएक्शन सेंटर यहाँ पे ऐसा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए होता है जो कि इस एनर्जी एक्साइटेशन की वजह से अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेशन स्टेट में जाने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसीलिए यहाँ पर इसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के साथ मिलकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो करवाता है। अब जब हम फोटो सिस्टम की बात करें तो फोटो सिस्टम हमने ऑलरेडी कहा है कि ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थाइलाकोइड क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैं यहाँ पे जो साइड
होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम 1। और जो बीच में जो भी प्लेट एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है उसके बीच का जो स्पेस यहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है फोटो सिस्टम 2। मतलब फोटो सिस्टम 2 जो है वो एक्सपोज नहीं होता है। फोटो सिस्टम यहाँ पर आउटसाइड स्ट्रोमा के साइड होता है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 जो है वो यहाँ पर जो भी इन थाइलाकोइड के बीच की जो है एक दूसरे के पास जो प्रेजेंट है बीच में, यहाँ पर हमारा फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। और ये जो थाइलाकोइड की जो ग्रेना है ये एक दूसरे को जो कनेक्टेड करती हैं वो यहाँ पर हमारी स्ट्रोमा थाइलाकोइड कहलाती है। तो ये इतना बेसिक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पुट आउट कर सकते हैं, लेकिन माइंड में कोई भी डाउट अपना ना रखें, उसे हैंड टू हैंड क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझते हैं तो इन चीज़ों को बेसिक को चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक लाइट रिएक्शन पर आते हैं। तो लाइट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं हम। लाइट रिएक्शन यहाँ पर दो हमने बात करी कि लाइट रिएक्शन है वो टोटली क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर लाइट रिएक्शन कहलाता है, और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर लाइट से आने वाली एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन से फोटो सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। अब हमने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो रिएक्शन है, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज अटेंड की हो, सॉल्व बाय स्वाति पर हमने बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया है, वहाँ पर हमने डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी डिस्कस किया था। तो आपने अगर वो लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो आप इस चैनल पर जाकर सॉल्व बाय स्वाति पर वो लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को डिस्कस किया था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पर हमने देखा था, और जहाँ पर फिर फाइनली प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी बनती है। वैसा ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चलता है फॉर लाइट रिएक्शन के अंदर, और फर्दर यहाँ पर उससे एनर्जी बनाई जाती है। अब हम लाइट रिएक्शन को अगर देखें तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमने बात करी कि जो हमारे पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं वो पिगमेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर अरेंज होते हैं, और कोई स्पेसिफिक एक मॉलिक्यूल यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। अब वो रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसी हिसाब से उसको नाम दिया गया है। P680 यहाँ पर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें लाइट के, तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक हमारा विजिबल रेंज होता है लाइट का। तो उसी बीच यहाँ पर P680 जो 680 नैनोमीटर का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है और अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाता है फोटो सिस्टम 2 के पास, जो कि होता है P700 रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल। इसके आसपास भी यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, और ये यहाँ पर इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से प्लस ये भी यहाँ पर लाइट रे को एब्जॉर्व करता है और अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर पता है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंट होने की वजह से उसके पास जाते हैं और यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर का सिंथेसिस होता है। अब जब फोटो सिस्टम 2 अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसे बिल्कुल ये खुश नहीं है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लाइट के प्रेजेंस में ये अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कि एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई, अब यह स्टेबल नहीं रहा और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसी अनस्टेबल मॉलिक्यूल ने जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पर इसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, तो ये पकड़ता है यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल को जो कि ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, और इस पानी के मॉलिक्यूल को अपने हाई ऑक्सीडेशन नेचर की वजह से इस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है ऑक्सीजन प्लस 4 प्रोटॉन के अंदर। अब इसके चपेट में आ गया पानी के मॉलिक्यूल और इसने तोड़ दिया ऑक्सीजन और प्रोटॉन में, और ये ऑक्सीजन यहाँ से फिर ल्यूमेन में बनती है और फिर क्लोरोप्लास्ट से सेल से आउट यहाँ पर रिलीज हो जाती है। अब चूंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट की तरह काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, तो इसने पानी को तोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद ये वापस अपनी रिलैक्स स्टेट में आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पर चलता है। फर्दर यहाँ पर जब हमारा P700 फोटो सिस्टम 1 का P700 यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वो इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर चेन के थ्रू यहाँ पर NADPH का सिंथेसिस करता है। तो ये यहाँ पर पूरा लाइट रिएक्शन जो कि जेड स्कीम में चलती है। जेड स्कीम ये क्योंकि यहाँ अगर हम इसका रिडॉक्स पोटेंशियल का अगर हम यहाँ पर शेप देखें तो वो एक जेड शेप बनाता है, जिसे कि जेड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है लेकिन इसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम इनका एनर्जी पोटेंशियल देखें तो वो यहाँ पर जेड शेप बनाता है, इसी वजह से इसे जेड स्कीम भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में हमारा जो फोटो सिस्टम 2 होता है, जो कि हम कह रहे हैं कि जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रहा है लाइट से। तो जब इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पर सनलाइट गिरती है उसमें से ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता है और अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और उस एक्साइटेशन स्टेट की वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, और नाखुश होने की वजह से क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है और इसी चक्कर में क्या करता है, ल्यूमेन के अंदर पानी को तोड़ देता है, और इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि ल्यूमेन में होती है, और इसी बीच यहाँ पर ये प्रोटॉन भी रिलीज करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन, एक लिपिड मतलब जो लिपिड क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है, उसी में अंदर घूमता रहता है, और इसने इसको पकड़ लिया। सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन को लिया PQ ने, और बाहर से एक प्रोटॉन को लिया, और ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर PQH2 में। अब PQH2 ने फिर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साइटोक्रोम B6F को दिया और प्रोटॉन को ल्यूमेन में छोड़ दिया। अब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है फर्दर यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पास आउट हो रहे हैं, मतलब उसको दे रहा है फिर उसको दे रहा है, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे चल रहा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। फिर ये साइटोक्रोम B6F प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये यहाँ पर एक ल्यूमेन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल को देता है, प्लास्टोसाइनिन को, और ये प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे इसे पहुंचा देता है फोटो सिस्टम 1 के पास। अब ये फोटो सिस्टम 1 जो कि P700 के नाम से जाना जाता है, और ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रहा है लाइट को, और यहाँ पर फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और उस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पर विद प्रोटॉन के साथ ये जो यहाँ पर स्ट्रोमा में प्रेजेंट NADP जो है उसे कन्वर्ट कर देता है NADPH के अंदर। और जो भी इस दौरान ल्यूमेन में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन स्ट्रोमा के कंपेयर में ल्यूमेन में बनते हैं, और ये प्रोटॉन यहाँ पर एक ग्रेडियंट कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर प्रेजेंट थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ATP सिंथेस जो पंप होता है, ये प्रोटॉन को यहाँ पर ल्यूमेन से स्ट्रोमा में पंप करता है और ADP से ATP का सिंथेसिस करता है। इसी लाइट की प्रेजेंस में बनने वाली ATP को, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब यहाँ पर ATP का बनना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। अब इस लाइट रिएक्शन में जो हमारा ATP बना, NADPH बना, ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में इसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो NADPH है, ATP है, अब इन दोनों को आगे ले जाया जाएगा रिएक्शंस में, और इसे डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये यहाँ पर लाइट रिएक्शन आपको क्लियर समझ में आई होगी, होप। तो हमने लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे देखा। तो लाइट रिएक्शन में हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिले। अब फर्स्ट जो हमारी फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन हुई उसमें यहाँ पर हमें एक तो ATP बना, दूसरा हमारा NADPH बना। ये 2 प्रोडक्ट हमारे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बने, और तीसरा प्रोडक्ट जो था हमारा O2 जो कि ल्यूमेन में बना था, वो यहाँ से प्लांट से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया है। अब लाइट रिएक्शन से जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं ATP एंड NADPH, इन्हें डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा। अब डार्क रिएक्शन में क्या रिएक्शंस होगी, तो डार्क रिएक्शन में चलेगा यहाँ पर केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन में चलेगा केल्विन साइकिल, जिसे कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी कहा जाता है। अब ऐसे केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर जो कि लाइट के इंडिपेंडेंट हो रही है, मतलब डायरेक्टली लाइट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, लेकिन जो लाइट रिएक्शंस हमें जो प्रोडक्ट मिले हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। अब केल्विन साइकिल यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। केल्विन साइकिल को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, C3 साइकिल। इसे ही यहाँ पर C3 साइकिल कहा जाता है। और जितने भी हमारे C3 प्लांट होंगे, C3 प्लांट मतलब ऐसे प्लांट, मतलब जितने भी प्लांट की अगर हम प्लांट किंगडम में देखिए तो मेजरली प्लांट C3 टाइप के होंगे, जिनके अंदर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन में यहाँ पर क्या बनेगा, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, जिसे क्या कहा जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहा जाता है।
ये यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने की वजह से यहाँ पर फर्स्ट जो मॉलिक्यूल बना है 3 कार्बन का, इसीलिए इसे 3 यहाँ पर C3 साइकिल कहा जाता है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 को फिक्स किया जाता है। प्लांट क्या करेगा, जो भी एटमॉस्फेयर से है उस CO2 को लेगा और उसके अंदर यहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन की शुगर होती है ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक एंजाइम प्रेजेंट है रूबिस्को। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि हर प्लांट में प्रेजेंट होगा, हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा, और ये रूबिस्को यहाँ पर इस CO2 को फिक्सेशन करने में, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर डार्क रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन चलती है कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स किया जाता है, विदाउट रूबिस्को ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो रूबिस्को एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है और ये एक pH 8 पर काम करता है। तो रूबिस्को जो है वो क्या करता है, CO2 को एटमॉस्फेयर से लेता है, RABP के साथ कंबाइन करके उसे कन्वर्ट कर देता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ATP के ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पर ATP ब्रेकडाउन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। फर्दर यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन से हमें ATP एंड NADPH बन रहे हैं वही यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहे हैं और 6 NADPH यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बना है यहाँ पर, ये यहाँ पर 1:5 के रेशियो में चलता है। तो 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का इस साइकिल से बाहर हो जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज होगा, और जो बाकी के बचे मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर इस साइकिल को में जो मॉलिक्यूल है उन्हें रिजनरेट करने का काम करेंगे। तो जो बाकी के मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, वो यहाँ पर IUPAC को क्या करेंगे, रिजनरेट करेंगे, और इसी रिजनरेशन के प्रोसेस में यहाँ पर फिर ATP का ब्रेकडाउन होता है। तो जो ATP यहाँ पे यूज हो रही है, जो NADPH यहाँ पे यूज हो रहा है, वो हमें कहाँ से मिला, लाइट रिएक्शन से मिला। और वो लाइट रिएक्शन में कैसे बने, जब क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को कैप्चर किया और उससे क्या किया, कैप्चर करने के बाद जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बना तो यहाँ पर इनका सिंथेसिस हुआ। अब जो हमारा केल्विन साइकिल है वो हमारे थ्री फेज में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन एंड तीसरा जो है वो रिजनरेशन। अब हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर ATP का ब्रेकडाउन हो रहा है, कितने ATP ब्रेकडाउन हो रहे हैं और कितने NADPH कहाँ पर यूज हो रहे हैं, और किस तीनों साइकिल में से कहाँ पर किस फेज में CO2 को फिक्स किया जाता है। तो कार्बोक्सिलेशन में कौन करता है, तो एंजाइम रूबिस्को करता है। ये बात यहाँ पर केल्विन साइकिल की हो गई। अब हम कह रहे हैं कि प्लांट के अंदर, प्लांट जो है वो CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, जो केल्विन साइकिल से जो मॉलिक्यूल साइकिल से बाहर हो गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, वो या तो क्लोरोप्लास्ट में ही कार्बोहाइड्रेट को बनाएगा या फिर वो जो साइटोसोल है सेल का, प्लांट सेल का, वहां जाकर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अगर वो क्लोरोप्लास्ट में ही बनाता है तो वो स्टार्च को बनाएगा, जो कि प्लांट के अंदर क्या है, स्टोरेज फॉर्म में। इस प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, राइट। और जैसे कि एनिमल में हमारा ग्लाइकोजन होता है। और अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो केल्विन साइकिल से डार्क रिएक्शन में बना, वो अगर साइटोसोल में जाता है तो साइटोसोल में वो यहाँ पर सुक्रोज का सिंथेसिस करता है। अब उस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से स्टार्च का बनना या सुक्रोज का बनना, जो CO2 फिक्सेशन के थ्रू बना था, उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को यहाँ पर क्या कहा जाता है, कार्बन एलोकेशन कहा जाता है। तो अब हम दोनों ही कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो रिएक्शन साइटोसोल में चल रही हो चाहे वो रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में चल रही हो, हम दोनों रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दोनों में एंटर कर सकता है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट में हो साइटोसोल में। डिफरेंस क्या है दोनों रिएक्शन का वो देखते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे कन्वर्ट होता है, पहले हम साइटोसोल में देख लेते हैं जहाँ पे हम सुक्रोज बनाएंगे प्लांट के अंदर। एल्डोलेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, और फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देख रहे हो, हम 3 कार्बन से शुरू हुए थे और हम धीरे धीरे ग्लूकोज बना लिए हैं। तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लूकोज जो है यहाँ पर यूडीपी के साथ इसे ऐड किया जाता है, एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज पायरोफोस्फोराइलेज के प्रेजेंस में, और यूडीपी ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज जो है वो यहाँ पर
ग्लूकोज से मिलकर सुक्रोज बना हुआ होता है, राइट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना हुआ होता है, तो ग्लूकोज का लगातार सप्लाई चाहिए फ्रक्टोज बनाने के लिए। तो यहाँ पर सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज की हेल्प से सुक्रोज फॉस्फेट बनता है, और सुक्रोज फॉस्फेटेज की हेल्प से फिर यहाँ पे फर्दर सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज हमारा बना साइटोसोल के अंदर। अब जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट में ही मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर स्टार्च को बनाएगा तो सेम रिएक्शन चलेगी। सेम रिएक्शन यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तक चलेगी, सेम एंजाइम सेम रिएक्शन। लेकिन फर्दर जब ये ग्लूकोज 1 पे 1 फॉस्फेट पर आता है, तो यहाँ पे एक डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ये यहाँ पे इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है एडीपी ग्लूकोज के अंदर। और ये जो एडीपी ग्लूकोज है यहाँ पर स्टार्च सिंथेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। क्योंकि स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो कि बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का ये मिलकर बना हुआ होता है, राइट। तो ये यहाँ पर बहुत ही ब्रांच चेन में यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा स्टार्च बनता है, उससे ही प्लांट यहाँ पर स्टोर करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि प्लांट कैसे स्टार्च बनाता है, कैसे प्लांट इसे अपने खुद के लिए यूज करता है, उस स्टार्च को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, और ये प्लांट में फूड स्टोर होता है, और इससे ये हम एनिमल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने केल्विन साइकिल को डिस्कस किया, और फोटोसिंथेसिस के हम 2 फेज को, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को समझ गए हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो सोल्व बाय स्वाति के इस प्लांट फिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले जो हमारे लेक्चर सीरीज हैं वो आपको हेल्पफुल रहे, और बेसिक चीज़ों को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ें आपको सेट में भी बहुत काम आने वाली है, सेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। और चाहे आप यूजी पीजी के एग्जाम्स दें, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दें, या फिर कॉलेज के बीच अपने एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोलॉजी में सिर्फ चीज़ें रटने से काम नहीं होगा, आपको चीज़ें समझनी होंगी। जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को इंटरकनेक्ट करेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज को देखना चाहते हैं, सोल्व बाय स्वाति पर लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उन्हें देखिए, समझिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा समझने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब सोल्व बाय स्वाति, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अच्छा कंटेंट है वो सब बच्चों तक पहुँचे। क्योंकि मैं खुद एक विलेज स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैंने ये चीज़ें फेस की है अपनी लाइफ में, कि एक अच्छा कंटेंट कैसे एजुकेशन में प्रॉब्लम होती हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं समझ पाने से आगे हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये मैं एक इनिशिएटिव मैंने लिया है कि एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट हर बच्चे तक पहुंचाया जाए, हर बच्चे को ये फैसिलिटी मिले। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।